राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ चुके हैं और ये बताइए डॉक्टर चंद्राकर कि जो हाल में अभी सर्वे आया है, उसमें बड़ी क्लीन स्वीप दे दी है उन्होंने कि सारी की सारी सीटें भाजपा को ही दे दी हैं। ये अलग बात है आजकल सर्वे कैसे कराए जाते हैं और जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो कैसे इंश्योर करती है कि सब कुछ उन्हीं के खाते में चला जाए। लेकिन आपका क्या अंदाजा जो उचित शर्मा कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं और क्या कारण है कि ऐसा होते हुए लगता है? बिल्कुल शरद सर जी, मैं उचित शर्मा जी के बातों से सहमत हूं। देखिए, जो सर्वे होता है, सर्वे में प्रमुख बात है कि हमारा सैंपल साइज क्या है और छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मैदानी छत्तीसगढ़ में बटा हुआ है। क्या तीनों क्षेत्रों में ग्रास रूट लेवल पर वो जो सर्वे किया गया या सर्वे करने वाले जो थे वो कम्युनिकेट किए या संवाद किए? तीसरी बात आती है, सर्वे में मेथोडोलॉजी के हिसाब से हम बात करें तो जो क्वेश्चनायर बनाया जाता है और जो क्वेश्चनायर है वो अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उसको पूछा जाता है, तो क्वेश्चनायर बनाने के लिए भी ये तो क्वेश्चनायर ऐसा है शरद जी कि हिमाच्छादित जो पर्वत होते हैं उनके शिखर पर बैठ करके क्वेश्चनायर बनाया जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तब वो निष्पक्षता उसमें दिखाई देती। अब दूसरी बात है, मुझे याद है बीजेपी अगर कह रही कि क्लीन स्वीप या सर्वे में जिस तरह से बतलाया गया है, वाजपेयी जी रायपुर में एक प्रसिद्ध मैदान है सप्रे स्कूल, और सप्रे स्कूल के मैदान में वो अपने भाषण में बोले थे कि 11 में 11 सीट मेरी पार्टी को आप दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। उसके बाद पुनः वाजपेयी जी आए दूसरे चुनाव में, बोले छत्तीसगढ़ राज्य बनने की आप सभी को बधाई, थोड़ी बधाई मैं भी ले लेता हूं, लेकिन आप लोग कंजूसी कर दिए। तो अभी तक 96 से लेकर के इससे कोई इनकार नहीं है, यकीनन यह सत्य है कि 96 से लेकर के 2019 तक लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से बीजेपी की सफलता 86% से 90% रही है, लेकिन क्लीन स्वीप अभी तक नहीं हुआ। उचित सर जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस 5 साल सत्ता में रही, छत्तीसगढ़ राज्य बना तो जोगी जी के को जो 2.5 साल का अवसर मिला, उसके बाद लगभग बीजेपी सत्ता में रही और उस समय का राजनीतिक पर्यावरण अलग था शरद जी। अब तीसरी बात है कि मूल बात कि अभी जो प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस की है उसमें बड़े पर्सनालिटी हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी है। जैसे ताम्रध्वज साहू जी को जिस तरह से साहू बहुल एरिया महासमुंद में भेजा गया, और रूप कुमारी चौधरी जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो बसना और सरायपाली को बिलोंग करती, और छत्तीसगढ़ में ये ऐसा टोपोग्राफी है कि बसना और सरायपाली का कल्चर उड़ीसा से मिलता है, और बाकी जो कह सकते हैं कि अभनपुर से लेकर के पूरा ये जो कैचमेंट एरिया बाकी विधानसभा में वो अलग ही कल्चर है। तो वहां पर ताम्रध्वज साहू जी गए, ठीक है साहू जी मंत्री रहे, कुछ डिमेरिट भी रही जिनके कारण उनको अपने क्षेत्र को भी बदलना पड़ा या उनकी पार्टी जहां से उनको भेजी, लेकिन प्रभारी मंत्री वहां के वो होते थे। दूसरी बात है, राजनांदगांव की बात करूं तो 5 सीटों पर पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली, और राजनांदगांव के इतिहास को अगर देखें तो वहां पर भूपेश जी एक कड़ी टक्कर देंगे और काफी दिलचस्प चुनाव होगा। सरोज पांडे जी जिस तरह से कोरबा गई, लगभग अनेक पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं जो अपने कार्यकाल में 5-10 क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते, लेकिन पिछले समय मैडम महंत जो है वो उनका जो मैं अध्ययन कर रहा था 158 प्रश्न वो उठाई है पार्लियामेंट में। तो सरोज पांडे जी वहां के लिए एक बाहरी प्रत्याशी साबित हो रही हैं, और चरणदास महंत जी के पिताजी की जो विरासत की राजनीति है, तो ये काफी दिलचस्प चुनाव वहां देखने को मिलेगा। इसी तरह से रायगढ़ में तो मूल बात यह है कि सर्वे के ऊपर आकलन नहीं किया जा सकता। यहां कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फाइटिंग देते हुए या अपनी सीटों में वृद्धि करते हुए
नाउ ए डे अभी के पोजीशन में दिखाई दे रही शरद सर जी? नहीं